हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीरे स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसर्च मेथड्स इन पॉलिटिक्स के बारे में। तो आज की ये वीडियो 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इट डजेंट मैटर आप बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हो या फिर ऑनर्स के स्टूडेंट हो, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपको आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। और जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने उन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपके एग्जाम में वही सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की ये वीडियो हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही कंटेंट को प्रोवाइड करने वाला हूँ। एंड एज यू नो, हम अपनी वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली जिन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो सेम क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लेटेस्ट सिलेबस के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिलेबस के अंदर टोटल आपको 3 यूनिट्स पढ़नी है और हर एक यूनिट के अंदर आपको कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं जिसको आपको समझ रहे हैं। तो सिलेबस को जानने के बाद चलिए अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये आपका एग्जाम पैटर्न है। तो इसमें आप देख पा रहे हो ये जो पेपर है ये आपका टोटल 90 नंबर का होने वाला है, जिसे करने के लिए आपको टोटल 3 घंटे दिए जाएंगे। और इस क्वेश्चन पेपर में आपको टोटल 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन करने होते हैं और सभी क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के होते हैं। और आप इस क्वेश्चन पेपर को या तो हिंदी में दे सकते हो या फिर इंग्लिश में, किसी भी एक लैंग्वेज में आप ये पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। और ऐसे ही और अपडेट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम पर मिल सके। और इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो किसी भी सेमेस्टर और सब्जेक्ट के नोट्स को डाउनलोड करने के लिए। तो इसके बाद चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यूनिट फर्स्ट से जो फर्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इसके अंदर बेसिकली हमें यही बताना है कि सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में, यानी कि सोशल साइंस रिसर्च के अंदर, आखिर ये पॉलिटिकल इंक्वायरी यानी कि राजनीतिक जांच क्यों महत्वपूर्ण है। यानी कि बेसिकली हमें राजनीतिक जांच के महत्व के बारे में बताना है, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल इंक्वायरी के बारे में आपको बताना है। और इसके साथ ही इसमें हमसे ये भी पूछा गया है कि आखिर राजनीतिक विश्लेषण में व्याख्यान की क्या भूमिका है, यानी कि व्हाट आर द रोल ऑफ एक्सप्लेनेशन इन पॉलिटिकल एनालिसिस। यानी कि जब हम पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं तो उसके अंदर एक्सप्लेनेशन का क्या रोल है, इसके बारे में हमें बताना है। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन लिखेंगे, यानी कि परिचय लिखेंगे, जिसके अंदर हम ये बताएंगे कि आखिर ये राजनीतिक जांच का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि राजनीतिक जांच यानी कि पॉलिटिकल इंक्वायरी का मतलब होता है राजनीति, सरकार, नीतियों और चुनाव और राजनीतिक व्यवहार का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, राजनीतिक जांच कहलाती है। यानी कि पॉलिटिकल इंक्वायरी बेसिकली एक सिस्टमैटिक स्टडी है किस चीज़ की, पॉलिटिक्स की, गवर्नमेंट की, पब्लिक पॉलिसीज़ की, इलेक्शंस की, और जो पॉलिटिकल बिहेवियर है इसकी स्टडी को ही हम कहते हैं पॉलिटिकल इंक्वायरी। और इस पॉलिटिकल इंक्वायरी के थ्रू हम ये समझते हैं कि आखिर ये राजनीतिक संस्थाएं कैसे काम करती है और इसका समाज पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और ये जो राजनीतिक जांच यानी कि पॉलिटिकल इंक्वायरी है, ये केवल पॉलिटिक्स तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को भी फाइंड करने में हेल्प करती है। इसीलिए राजनीतिक विज्ञान में यानी कि पॉलिटिकल साइंस में इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये पॉलिटिकल इंक्वायरी यानी कि राजनीतिक जांच होती क्या है। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं राजनीतिक जांच के महत्व के बारे में, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल इंक्वायरी के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, ये जो राजनीतिक जांच यानी कि पॉलिटिकल इंक्वायरी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये राजनीतिक घटनाओं को समझने में मदद करती है, सरकार और राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन करने में मदद करती है, यानी कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट की स्टडी करने में हेल्प करती है। और इसके अलावा ये राजनीति यानी कि ये नीतियों की मूल्यांकन करने में मदद करती है, यानी कि जो भी पॉलिसीज बनती है उसके इवैल्यूएशन में ये हेल्प करती है। और इसके साथ ही ये लोकतंत्र को मजबूत बनाने में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और इसके साथ ही ये जो राजनीतिक जांच है यानी कि पॉलिटिकल इंक्वायरी है, ये बेसिकली पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को फाइंड करने में भी मदद करती है। और इसके साथ ही जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये राजनीतिक व्यवहार यानी कि जो पॉलिटिकल बिहेवियर है उसको भी समझने में हेल्प करती है।
और इसके साथ ये जो पॉलिटिकल इंक्वायरी है ये अलग अलग देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम को समझने में मदद करती है, हेल्प करती है। और इसके साथ ही ये हमारे अंदर वैज्ञानिक और तार्किक सोच को भी डेवलप करती है, यानी कि ये साइंटिफिक और लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करने में भी एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। तो ये सभी थे पॉलिटिकल इंक्वायरी यानी कि राजनीतिक जांच के प्रमुख महत्व। तो अब हम बात करते हैं एक एक करके इन सभी को थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से ये जो पॉलिटिकल इंक्वायरी है यानी कि राजनीतिक जांच है ये राजनीतिक घटनाओं को समझने में हेल्प करती है। तो मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल इंक्वायरी यानी कि ये जो राजनीतिक जांच है ये हमें इलेक्शंस, मूवमेंट्स, वॉर्स और इसके अलावा पॉलिसीज और पॉलिटिकल डिसीजन को समझने में हेल्प करती है। और इसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि कोई भी घटना क्यों हुई और उसके पीछे के क्या रीजंस थे, और इससे राजनीति की वास्तविक स्थिति को समझने में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। और ये जो पॉलिटिकल इंक्वायरी होती है ये सिर्फ और सिर्फ इवेंट्स यानी कि घटनाओं का वर्णन नहीं करती बल्कि उसके पीछे के रीजंस का बताती है हमें कि आखिर उसके पीछे के रीजन क्या है, इसके बारे में एक्सप्लेन करती है। तो इसीलिए पॉलिटिकल इंक्वायरी यानी कि राजनीतिक जांच सामाजिक विज्ञान रिसर्च में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसका दूसरा इंपॉर्टेंस है कि ये सरकार और राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन में मदद करती है, यानी कि ये गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की स्टडी में हेल्प करती है। तो मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल इंक्वायरी यानी कि राजनीतिक जांच के माध्यम से हम संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका और जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसकी स्टडी कर पाते हैं। और इसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि आखिर ये इंस्टीट्यूशंस कैसे वर्क करते हैं, कैसे काम करते हैं। और इसके साथ ही हमें ये भी समझ में आता है कि आखिर इनकी क्या शक्तियां हैं और इनकी क्या लिमिटेशंस हैं। और इससे हमें शासन की जो व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, उसकी पूरी जानकारी मिल पाती है। तो इसीलिए पॉलिटिकल इंक्वायरी यानी कि राजनीतिक जांच महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये सरकार और राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। इसके बाद इसकी थर्ड इंपॉर्टेंस है कि ये नीतियों के मूल्यांकन में मदद करती है, यानी कि जो भी पॉलिसीज बनी है उसके इवैल्यूएशन में ये हेल्प करती है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है वो टाइम टू टाइम नई नई पॉलिसीज को, नई नई स्कीम्स को लॉन्च करती है, बनाती है। तो इसके अंदर पॉलिटिकल इंक्वायरी यानी कि राजनीतिक जांच ये समझने में हेल्प करती है कि आखिर ये नीतियां कितनी सफल रही, और इसके थ्रू हमें सरकार की उपलब्धियों और उसकी कमियों के बारे में पता चलता है, जिससे कि फ्यूचर के अंदर बेटर पॉलिसीज बनाने में ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो पॉलिटिकल इंक्वायरी पॉलिसीज के इवैल्यूएशन में यानी कि नीतियों के मूल्यांकन में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो इसके बाद इसकी अगली इंपॉर्टेंस है कि ये लोकतंत्र को मजबूत बनाती है, यानी कि डेमोक्रेसी को ये स्ट्रेंथन करती है। तो मैं आपको बता दूं ये जो पॉलिटिकल इंक्वायरी है यानी कि राजनीतिक जांच है ये नागरिकों को राजनीति के प्रति समझ बढ़ाती है, उनको जागरूक बनाती है, जिसके थ्रू जो लोग हैं वो अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। क्योंकि जो जागरूक नागरिक है यानी कि अवेयर सिटीजन है वही डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। तो इस तरीके से जो पॉलिटिकल इंक्वायरी है वो लोगों को अवेयर बनाती है, तो इसीलिए ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद इसकी जो अगली इंपॉर्टेंस है वो है कि ये जो पॉलिटिकल इंक्वायरी यानी कि राजनीतिक जांच है ये राजनीतिक समस्याओं का समाधान ढूंढने में हेल्प करती है, यानी कि ये हेल्प करती है पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को फाइंड करने में। तो जैसा कि आप सभी जानती हैं कि समाज के अंदर कई राजनीतिक समस्याएं होती हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार, असमानता और राजनीतिक संघर्ष। तो ये सभी प्रॉब्लम्स समाज के अंदर मौजूद होती है। तो ऐसे में जो पॉलिटिकल इंक्वायरी है यानी कि जो राजनीतिक जांच है वो इनकी समस्याओं के पीछे के रीजंस को समझने में हेल्प करती है, और इसी के बेसिस पे वो इसका सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करती है कि आखिर इसके पीछे का ये जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है, जैसे करप्शन हो गया, इनइक्वालिटी हो गई या फिर पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट हो गया, तो इसके पीछे के क्या रीजंस हैं, उसी के बेसिस पे हम स्टडी कर पाते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो इससे बेहतर शासन और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलता है। तो इसीलिए पॉलिटिकल इंक्वायरी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसके बाद इसकी जो अगली इंपॉर्टेंस है वो है राजनीतिक व्यवहार को समझना, यानी कि ये पॉलिटिकल बिहेवियर को समझने में काफी ज्यादा हेल्पफुल है। यानी कि ये जो पॉलिटिकल इंक्वायरी है, राजनीतिक जांच है, ये समझने में मदद करती है कि आखिर लोग किस बेसिस पर वोट देते हैं। यानी कि पॉलिटिकल इंक्वायरी नेताओं, राजनीतिक दलों और मतदाताओं के बिहेवियर को स्टडी करने में हेल्प करती है। तो इससे पब्लिक ओपिनियन और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को समझने में, उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ये पॉलिटिकल इंक्वायरी। तो इस तरीके से चुनावी राजनीति को समझने में ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है। तो इसीलिए पॉलिटिकल इंक्वायरी यानी कि राजनीतिक जांच राजनीतिक व्यवहार को समझने में काफी ज्यादा हेल्पफुल है। तो इसके बाद इसकी अगली इंपॉर्टेंस है कि ये अलग अलग देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना करने में
मदद करती है। यानी कि ये जो पॉलिटिकल इंक्वायरी है, ये अलग अलग कंट्रीज के पॉलिटिकल सिस्टम को कंपेयर करने में, उसकी स्टडी करने में हेल्प करती है। यानी कि इसके थ्रू हम अलग अलग कंट्रीज की स्टडी कर सकते हैं, उनके पॉलिटिकल सिस्टम की स्टडी कर सकते हैं। और इस स्टडी के बिहाफ पर हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सी सिस्टम, कौन सी व्यवस्था ज़्यादा प्रभावी है, ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इस स्टडी के थ्रू हम दूसरे देशों के एक्सपीरियंस से अपने देश की जो व्यवस्था है उसको बेहतर बना सकते हैं। तो इसीलिए जो पॉलिटिकल इंक्वायरी है, ये तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इस तरीके से ये जो पॉलिटिकल इंक्वायरी है, ये अलग अलग देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना करने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। तो इसकी अगली इंपॉर्टेंस है कि ये वैज्ञानिक और तार्किक सोच का विकास करती है। यानी कि जो पॉलिटिकल इंक्वायरी है, ये हमारे अंदर साइंटिफिक और लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करती है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो पॉलिटिकल इंक्वायरी है यानी कि राजनीतिक जांच है, ये राजनीति के अध्ययन को काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक बनाती है। इसके अंदर तथ्य, आंकड़े और प्रमाणों का उपयोग किया जाता है। तो इससे केवल अनुमान या फिर व्यक्तिगत विचारों पर यह निर्भर नहीं होती, बल्कि इसके अंदर हम तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हैं, जिससे हमारे अंदर वैज्ञानिक और तार्किक सोच का विकास होता है। तो ये सभी थे पॉलिटिकल इंक्वायरी यानी कि राजनीतिक जांच के इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं राजनीतिक विश्लेषण में व्याख्या की भूमिका के बारे में, यानी कि रोल ऑफ एक्सप्लेनेशन इन पॉलिटिकल एनालिसिस। यानी कि जब हम किसी भी विषय पर, किसी भी टॉपिक के ऊपर पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, तो उसके अंदर एक्सप्लेनेशन का क्या रोल है उसको समझते हैं। तो इसकी फर्स्ट इंपॉर्टेंस है कि ये राजनीतिक घटनाओं के कारणों को बताने में हेल्प करती है। यानी कि एक्सप्लेनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट काम यही होता है कि ये किसी भी राजनीतिक घटनाओं के पीछे के जो रीज़न है उसको समझाती है। यानी कि जो एक्सप्लेनेशन होती है वो ये बताती है कि कोई भी डिसीजन, मूवमेंट या फिर पॉलिटिकल चेंजेस क्यों हुए, और इससे घटनाओं को हम गहराई से समझ सकते हैं, इसमें ये हेल्प करती है। और इससे जो पॉलिटिकल स्टडी है यानी कि राजनीतिक अध्ययन है, वो ज़्यादा मीनिंगफुल और क्लियर बनता है। तो इसीलिए किसी भी पॉलिटिकल एनालिसिस के अंदर एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन ही राजनीतिक घटनाओं के पीछे के रीजंस को बताता है। तो इसके बाद एक्सप्लेनेशन की जो अगली इंपॉर्टेंस है वो है कि ये तथ्यों को अर्थ प्रदान करता है। यानी कि जो एक्सप्लेनेशन होती है वो तथ्यों को अर्थ प्रदान करती है, संदर्भ प्रदान करती है, और इसके थ्रू रिसर्च के परिणामों को समझना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। और इसके थ्रू ये राजनीति की वास्तविक तस्वीर को सामने लाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो इस तरीके से जो एक्सप्लेनेशन है वो तथ्यों को अर्थ प्रदान करने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो इसकी अगली इंपॉर्टेंस है कि ये राजनीतिक व्यवहार को समझने में मदद करता है। यानी कि जो एक्सप्लेनेशन है वो वोटर्स के, लीडर्स के और पॉलिटिकल पार्टीज के जो बिहेवियर है उसको समझने में हेल्प करता है। क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन होती है वही हमें ये बताती है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी लोग किसी भी राजनीतिक निर्णय को या फिर उसका समर्थन क्यों करते हैं या फिर उसका विरोध क्यों करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन हमें इसके पीछे के रीजंस को बताती है कि आखिर क्या पॉलिटिकल बिहेवियर है, इसको समझने में हेल्प करती है। तो इससे राजनीतिक प्रक्रियाओं को यानी कि पॉलिटिकल प्रोसेस को समझना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो एक्सप्लेनेशन की जो अगली इंपॉर्टेंस है वो ये है कि ये भविष्य की प्रवृत्तियों का अनुमान लगाने में हेल्प करता है। तो मैं आपको बता दूं कि व्याख्या यानी कि एक्सप्लेनेशन के बेसिस पर ही हम भविष्य में होने वाले जो राजनीतिक परिवर्तन होते हैं उसका हम एक अनुमान लगा सकते हैं। तो इसके थ्रू हम संभावित जो समस्याएं हैं और जो चुनौतियां होने वाली है उसका हम पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, जिससे कि ये जो नीति निर्माता होते हैं उनको सही डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है। तो इसके बाद इसकी जो अगली इंपॉर्टेंस है वो ये है कि ये नीति निर्माण में सहायक होता है। यानी कि एक्सप्लेनेशन पॉलिसी मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट को प्रभावी नीतियां बनाने के लिए समस्याओं के वास्तविक रीजंस को जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है, और ऐसे में एक्सप्लेनेशन इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, इसके पीछे के रीजंस को बताती है, और इससे जो गवर्नमेंट होती है वो बेटर और प्रैक्टिकल पॉलिसीज बना पाती है, और इससे जो पॉलिसी मेकिंग जो प्रोसेस होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, प्रभावी होता है। तो ये सभी थे पॉलिटिकल एनालिसिस के अंदर व्याख्या यानी कि एक्सप्लेनेशन की इंपॉर्टेंस या फिर कह लो रोल। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में, यानी कि इसके निष्कर्ष के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से जो पॉलिटिकल इंक्वायरी है यानी कि राजनीतिक जांच है वो राजनीति को समझने में एक वैज्ञानिक माध्यम है, और ये पॉलिटिकल इवेंट्स को, इंस्टीट्यूशंस को और पॉलिटिकल बिहेवियर की स्टडी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, जिससे कि लोकतंत्र, नीति निर्माण और सामाजिक विकास काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। तो यहाँ पर होता है इसका आंसर खत्म।
तो इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो बेसिकली पूछा जाता है मात्रात्मक दृष्टिकोण और गुणात्मक दृष्टिकोण के ऊपर, यानी कि क्वालिटेटिव अप्रोच और क्वांटिटेटिव अप्रोच के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। और अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इसमें बेसिकली हमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही अप्रोचेस के बारे में, उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या उसके फीचर्स हैं और उसके क्या लिमिटेशंस हैं, उसकी क्या सीमाएं हैं, उसके बारे में हमें बताना है। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन लिखेंगे जिसके अंदर हम ये बताएंगे कि सोशल साइंस और पॉलिटिकल साइंस, यानी कि सामाजिक विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान के अंदर किसी भी विषय की स्टडी करने के लिए मेनली दो तरीके के अप्रोचेस का यूज़ किया जाता है। एक है मात्रात्मक दृष्टिकोण और दूसरा है गुणात्मक दृष्टिकोण, यानी कि क्वालिटेटिव अप्रोच और क्वांटिटेटिव अप्रोच। तो ये दो मेथड्स है किसी भी टॉपिक के ऊपर स्टडी करने के लिए, इन दो तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली सोशल साइंस और पॉलिटिकल साइंस के रिसर्च टॉपिक्स के ऊपर। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, मात्रात्मक पद्धति यानी कि मात्रात्मक जो अप्रोच है ये संख्या और आंकड़ों के ऊपर आधारित होता है, जबकि जो गुणात्मक अप्रोच है वो बेसिकली लोगों के विचार, अनुभव और व्यवहार को समझने पर जोर देता है। लेकिन दोनों का जो उद्देश्य है वो नॉलेज को प्राप्त करना है, लेकिन दोनों के कुछ कार्यप्रणाली में हमें अंतर देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों को हमें डिटेल में समझना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं मात्रात्मक दृष्टिकोण के बारे में, यानी कि क्वांटिटेटिव अप्रोच के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, ये जो मात्रात्मक दृष्टिकोण है इसके अंदर तथ्यों और घटनाओं को संख्या और आंकड़ों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। और इसके अंदर सर्वेक्षण यानी कि सर्वे, प्रश्नावली यानी कि क्वेश्चनरीज और इसके अलावा सांख्यिकीय विश्लेषण यानी कि स्टैटिस्टिक एनालिसिस का यूज़ किया जाता है। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो बेसिकली है कि किसी भी घटना को मापना और उसके बारे में इंफॉर्मेशंस और निष्कर्ष को निकालना। और ये जो अप्रोच है ये बिल्कुल साइंस की तरह सटीक और वस्तुनिष्ठ माना जाता है। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये मात्रात्मक दृष्टिकोण यानी कि क्वांटिटेटिव जो अप्रोच है ये बेसिकली संख्याओं और आंकड़ों के ऊपर आधारित होता है। इसमें किसी भी घटना की जो तथ्य होते हैं उसको संख्या या फिर आंकड़ों के रूप में प्रेजेंट किया जाता है और इसमें किसी भी चीज़ का एनालिसिस किया जाता है, उसके बिहाफ पे उसका कंक्लूजन निकाला जाता है। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं मात्रात्मक दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताओं के बारे में, यानी कि मेन फीचर्स ऑफ क्वांटिटेटिव अप्रोच के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी पहली विशेषता के बारे में, जो कि है कि जो मात्रात्मक दृष्टिकोण है यानी कि क्वांटिटेटिव अप्रोच है ये बेसिकली आंकड़ों और संख्याओं पर आधारित है, यानी कि ये बेसिकली डाटा और नंबर के ऊपर बेस्ड है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो मात्रात्मक पद्धति है इसके अंदर जानकारियों को यानी कि जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको नंबर्स के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कितने लोगों ने वोट दिया या फिर कितने लोग ऐसे थे जो कि किसी पॉलिसी के पक्ष में थे, फेवर में थे। तो हमने क्या किया, इस इंफॉर्मेशन को हमने एक संख्या के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं मात्रात्मक दृष्टिकोण का, क्योंकि इससे हम जानकारी को माप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं और उसकी कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी पड़ता है और इसीलिए इस मेथड को क्लियर और सिस्टमैटिक माना जाता है। सो आई होप अब आपको इसकी पहली विशेषता समझ में आ गई होगी कि इसकी पहली विशेषता है कि ये जो अप्रोच है ये बेसिकली डाटा और नंबर के ऊपर बेस्ड होता है। इसके अंदर हम इंफॉर्मेशन को नंबर्स के रूप में और डाटा के रूप में प्रेजेंट करते हैं। तो इसकी दूसरी विशेषता है कि ये वस्तुनिष्ठता पर जोर देता है, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी पर जोर देता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस मेथड के अंदर पर्सनल जो थॉट्स हैं, ओपिनियन है, जो फीलिंग्स है, उसको इम्पोर्टेंस इसके अंदर नहीं दी जाती है। इसके अंदर जो शोधकर्ता होता है यानी कि जो रिसर्चर होता है वो अपने पर्सनल ओपिनियन और अपनी फीलिंग्स को अलग रखता है और इसके अंदर केवल और केवल तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर ही कंक्लूजन निकाला जाता है। इससे जो शोध होता है यानी कि जो रिसर्च होती है वो ज़्यादा निष्पक्ष और विश्वसनीय बनती है और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं इसकी तीसरी विशेषता के बारे में। तो इसकी तीसरी विशेषता है कि ये जो अप्रोच है इसके अंदर बेसिकली साइंटिफिक मेथड का यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मात्रात्मक शोध होते हैं यानी कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है इसके अंदर सर्वे, प्रश्नावली, सांख्यिकीय तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर जो शोधकर्ता होता है यानी कि जो रिसर्चर होता है वो डेटा को कलेक्ट करता है और उसका गणितीय तरीके से विश्लेषण करता है और इससे जो कंक्लूजन निकलता है वो ज़्यादा सटीक होता है और ज़्यादा प्रमाणित होता है। तो इसीलिए इस अप्रोच को हम साइंटिफिक अप्रोच भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम साइंटिफिक मेथड्स का भी यूज़ करते हैं। तो इसके बाद इसकी अगली विशेषता है कि ये जो मात्रात्मक दृष्टिकोण है यानी कि क्वांटिटेटिव अप्रोच है इसका यूज़ बेसिकली लार्ज ग्रुप की स्टडी करने में किया जाता है।
तो मैं आपको बता दूं कि इस मेथड का यूज़ बड़ी आबादी या फिर बड़े समूहों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल पब्लिक ओपिनियन स्टडी या फिर इलेक्शन सर्वे। तो ये बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स होते हैं जिनसे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो यानी कि ये जो अप्रोच है ये बेसिकली यूज़ किया जाता है जहाँ पर हमें बहुत बड़े पैमाने पर लोगों के ओपिनियन जानने हो, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो। तो इससे व्यापक स्तर पर कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं। तो इसीलिए ये बड़े पैमाने के शोध के लिए यानी कि रिसर्च के लिए यूज़फुल होता है। तो इसके बाद इसकी पांचवी विशेषता है कि ये जो अप्रोच है इसके अंदर बेसिकली प्रिडिक्शन कर सकते हैं और कंपैरिजन कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं ये जो मात्रात्मक अप्रोच है यानी कि मात्रात्मक जो दृष्टिकोण है इसके अंदर डेटा की मदद से हम अलग अलग देशों के अलग अलग समाज और समूहों की तुलना कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं और इसी के बेसिस पर हम भविष्य की संभावित प्रवृत्तियों का अनुमान लगा सकते हैं और इससे जो नीतियाँ होती है, जो पॉलिसीज़ होती है उसको उसके अंदर इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसके बाद इसकी अगली विशेषता है कि ये निष्कर्षों की जांच इसके अंदर पॉसिबल है। तो इसके बाद इसकी सातवीं विशेषता है कि इसके अंदर जो हमारे आउटकम्स होते हैं, जो हमारा रिजल्ट होता है, उसको हम ग्राफ में या फिर टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं इस क्वांटिटेटिव अप्रोच के अंदर जो भी हमारा शोध होता है उसको हम तालिका, चार्ट या फिर ग्राफ के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे कि डाटा को जो इन्फॉर्मेशन है उसको समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इसके बाद इसकी अगली विशेषता है कि ये जो अप्रोच है इसका यूज़ करके हम अपना टाइम और कॉस्ट को सेव कर सकते हैं, क्योंकि इस अप्रोच के अंदर जब हम एक बार में सारा डाटा कलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद उसकी एनालिसिस करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, जल्दी हो जाता है। तो इस मेथड का यूज़ करके, इस अप्रोच का यूज़ करके हम बड़े स्तर पर कम टाइम में रिजल्ट को चेक कर सकते हैं, रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए इस अप्रोच के अंदर, इस मेथड के अंदर समय और लागत दोनों की बचत होती है। सो आई होप अब आपको सारे के सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि आखिर ये मात्रात्मक दृष्टिकोण की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं इसी अप्रोच की लिमिटेशंस के बारे में, इसकी सीमाओं के बारे में। तो इसकी पहली लिमिटेशन ये है कि ये मानवीय भावनाओं को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, क्योंकि इस मेथड के अंदर बेसिकली नंबर्स और डेटा के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो इसीलिए इसके अंदर, इस अप्रोच के अंदर लोगों की भावनाओं को, उनके एक्सपीरियंस को और उनके ओपिनियन को पूरी तरीके से समझने पर फोकस नहीं किया जाता। और इसकी जो दूसरी लिमिटेशन है वो ये है कि इसके अंदर जो रिस्पॉन्सेज होते हैं यानी जो इसके उत्तर होते हैं वो बिल्कुल लिमिटेड होते हैं। यानी कि इस मेथड के अंदर जो हम सर्वेक्षण करते हैं, जो हम सर्वे करते हैं या फिर क्वेश्चनरी करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और उसके जो आंसर होते हैं, वो उसके जो ऑप्शंस होते हैं वो भी बिल्कुल लिमिटेड होते हैं। तो अब जो लोग होंगे वो उन्हीं ऑप्शंस में से किसी एक का आंसर देंगे। तो ऐसे में जो पीपल होंगे वो अपने पूरे ओपिनियन को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं इस अप्रोच के अंदर। तो इसीलिए जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बिल्कुल लिमिटेड होती है। इसकी तीसरी विशेषता है कि इस अप्रोच के अंदर मानवीय व्यवहार की जटिलता को नहीं समझ पाता है। तो ये सभी थे बेसिकली मात्रात्मक दृष्टिकोण की प्रमुख सीमाएं यानी कि लिमिटेशन। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं गुणात्मक दृष्टिकोण के बारे में यानी कि क्वालिटेटिव अप्रोच के बारे में। तो मैं आपको बता दूं गुणात्मक दृष्टिकोण यानी कि क्वालिटेटिव अप्रोच का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो लोगों के ओपिनियन, उनके एक्सपीरियंस, उनकी फीलिंग्स और उनके बिहेवियर को समझने पर फोकस करता है। इसके अंदर बेसिकली साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन और केस स्टडी जैसी मेथड्स का यूज़ किया जाता है और इस मेथड के अंदर रियलिटी को गहराई से समझने पर फोकस किया जाता है और यही रीज़न है कि इसको व्याख्यानात्मक दृष्टिकोण यानी कि इंटरप्रिटेटिव अप्रोच भी कहा जाता है। तो ये तो हमने थोड़ा बहुत समझ लिया गुणात्मक दृष्टिकोण के बारे में यानी कि क्वालिटेटिव अप्रोच के बारे में कि ये बेसिकली फोकस करता है लोगों के ओपिनियन, एक्सपीरियंसेस, उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग्स, उनके बिहेवियर को समझने पर ये फोकस करता है और इसके अंदर नंबर्स पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। इसके अंदर मेनली फोकस किया जाता है डीप स्टडी के ऊपर। तो अब हम बात करते हैं इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में यानी कि गुणात्मक दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताओं के बारे में यानी कि मेन फीचर्स ऑफ क्वालिटेटिव अप्रोच के बारे में। तो इसकी पहली विशेषता है कि इसके अंदर अनुभवों और विचारों पर ये आधारित होता है यानी कि ये बेसिकली एक्सपीरियंस और आइडियाज़ के ऊपर बेस्ड होता है। तो मैं आपको बता दूं ये जो क्वालिटेटिव अप्रोच है यानी कि ये जो गुणात्मक दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण के अंदर जो रिसर्च होती है उसके अंदर लोगों की सोच, भावनाओं और उनके एक्सपीरियंस को समझने पर ज़्यादा फोकस किया जाता है और इस मेथड के अंदर जो रिसर्चर होता है यानी कि जो शोधकर्ता होता है वो ये जानने का प्रयास करता है कि लोग किसी घटना के बारे में कैसे जानते हैं और उसको किस तरीके से वो देखते हैं और इससे सामाजिक जो व्यवहार है उसको गहराई से समझने में मदद मिलती है।
तो इसीलिए इस अप्रोच को बेसिकली एक्सपीरियंस और आइडिया के ऊपर बेस्ड अप्रोच कहा जाता है। तो चलिए बात करते हैं इसकी दूसरी विशेषता के बारे में। तो इसकी दूसरी विशेषता ये है कि ये जो अप्रोच है ये बेसिकली इन डेप्थ स्टडी के लिए यूज़ की जाती है, यानी कि गहराई से अध्ययन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, इस मेथड के अंदर किसी भी विषय का विस्तृत और गहन अध्ययन किया जाता है, यानी कि डीप स्टडी की जाती है। इसके अंदर जो रिसर्चर होता है, यानी कि जो शोधकर्ता होता है, वो केवल परिणामों को नहीं देखता बल्कि उसके पीछे के रीजंस को समझने पर प्रयास करता है। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, ये जो गुणात्मक दृष्टिकोण है यानी कि क्वालिटेटिव अप्रोच है, ये बेसिकली किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी टॉपिक की डीप स्टडी पर फोकस करता है, जो कि इसकी एक प्रमुख विशेषता है। तो इसके बाद इसकी जो अगली विशेषता है वो है कि ये व्याख्या पर जोर देता है, यानी कि ये बेसिकली इंटरप्रिटेशन को एम्फेसाइज करता है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो क्वालिटेटिव अप्रोच होती है यानी कि जो गुणात्मक दृष्टिकोण है, इसके अंदर केवल और केवल तथ्यों को यानी कि डेटा को कलेक्ट नहीं किया जाता है बल्कि उसकी व्याख्या पर जोर दिया जाता है। और इस मेथड के अंदर जो रिसर्चर होता है यानी कि जो शोधकर्ता होता है, वो ये समझने पे प्रयास करता है कि लोग किसी घटना के बारे में क्या सोचते हैं और क्यों सोचते हैं। यानी कि इस अप्रोच के अंदर बेसिकली डाटा की बजाय मेन जो रियलिटी है उसको फोकस के ऊपर, यानी कि इस अप्रोच के अंदर बेसिकली रियलिटी को समझने पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, जिससे कि इस मेथड के अंदर हम रियलिटी को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो मेथड है इसके अंदर बेसिकली हम एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या पर ये जोर देता है कि क्या किसी भी घटना के पीछे का क्या रीज़न था और लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये इस चीज़ की स्टडी करने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है। एंड मैं आपको दोबारा बता दूं, ये जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ये बेसिकली एक रिसर्च वाला टॉपिक है, रिसर्च वाला सब्जेक्ट है। तो इसके अंदर बेसिकली हमें उन मेथड्स के बारे में बात करना है जिसका यूज़ रिसर्च के अंदर किया जाता है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इसकी चौथी विशेषता के बारे में। तो इसकी जो चौथी विशेषता है वो बेसिकली ये है कि इस मेथड का यूज़ किया जाता है छोटे ग्रुप की स्टडी करने के लिए, यानी कि छोटे ग्रुप्स की स्टडी करने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो गुणात्मक शोध होता है यानी कि ये जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, इसके अंदर बेसिकली बहुत ही कम लोगों की स्टडी की जाती है, लेकिन इसके अंदर जो स्टडी की जाती है वो डीपली की जाती है, गहराई से की जाती है। और इस मेथड के अंदर हम डीप और डिटेल इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मान लो कोई पॉलिसी है, उसके बारे में हमें सभी लोगों से इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ऐसे में अब हम हर एक व्यक्ति से पूछेंगे कि वो इस पॉलिसी के बारे में क्या जानते हैं, इसको लेकर उनके क्या ओपिनियन है। तो अगर हम हर एक बंदे से पूछेंगे तो ऐसे में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसीलिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है छोटे ग्रुप की स्टडी करने के लिए, कि छोटे ग्रुप में जो लोग हैं वो क्या इसके बारे में सोचते हैं, क्या इसके बारे में जानते हैं। लेकिन जब हम बड़े स्केल पर किसी भी टॉपिक की स्टडी करते हैं तो उस केस में हमारा जो पहले वाला अप्रोच था, क्वांटिटेटिव अप्रोच, वो ज़्यादा एप्रोप्रिएट, ज़्यादा सुटेबल होता है। तो इस सब्जेक्ट के अंदर बेसिकली आपको बस ये समझना है कि आप एक रिसर्चर हो और आपको अपनी रिसर्च करनी है। तो उसके अंदर आप कौन कौन से मेथड्स का यूज़ करोगे और जिस मेथड का आप यूज़ करोगे तो उसको लेकर आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस आएंगे या फिर उसके अंदर क्या क्या आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे, इन्हीं सब चीज़ों को आपको बताना है। तो इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसकी जो पांचवी विशेषता है वो ये है कि ये जो अप्रोच है ये बिल्कुल लचीला शोध पद्धति पर आधारित अप्रोच है, यानी कि जो रिसर्च मेथड है ये फ्लेक्सिबल रिसर्च मेथड के ऊपर बेस्ड है। यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर, यानी कि गुणात्मक शोध के अंदर जो रिसर्चर होता है, जो शोधकर्ता होता है, वो परिस्थितियों के अनुसार अपने अध्ययन में बदलाव कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी एरिया में भेजा गया, वहाँ पर पानी की समस्या को लेकर लोगों के क्या क्या ओपिनियन है उसको जानने के लिए, तो उसके ऊपर आपको रिसर्च करनी है। और जब आप वहाँ पर जाते हो तो आप वहाँ पर देखते हो कि वहाँ पर जो लोग हैं वो पानी के साथ साथ और भी समस्याओं से जूझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सफाई की समस्या या फिर अनाज की समस्या। तो ऐसे में जब वहाँ पर आप जाओगे तो जो आप प्लानिंग करके गए थे कि मुझे इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछने हैं, लेकिन वहाँ पर जो लोगों की समस्या है वो अलग है, वहाँ पर लोग और भी समस्याओं से पीड़ित हैं। तो ऐसे में आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो बदल जाएंगे, आपके जो मेथड होंगे, पूछने के तरीके होंगे वो बदल जाएंगे। तो ऐसे में ये जो अप्रोच होता है ये बेसिकली फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि परिस्थितियों के अनुसार यहाँ पर हम अध्ययन के अंदर बदलाव कर सकते हैं। तो इसीलिए इस अप्रोच को ज़्यादा लचीला अप्रोच माना जाता है। तो इससे नई जानकारी को और नए विचारों को शामिल करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है इस अप्रोच के अंदर। तो इसके बाद इसकी जो अगली विशेषता है वो ये है कि ये मानवीय पक्षों को समझने पर फोकस करता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस मेथड के अंदर लोगों की फीलिंग्स को, उनके विश्वास को, उनके एक्सपीरियंसेस को समझने पर ज़्यादा फोकस किया जाता है।
और इससे जो सामाजिक समस्याओं के मानवीय पहलू होते हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए ये जो दृष्टिकोण है, ये जो अप्रोच है, ये ज़्यादा संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव अप्रोच माना जाता है इसे। तो ये सभी थे क्वालिटेटिव अप्रोच यानी कि गुणात्मक दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताएं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो इसके बाद जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर किसी की कुछ विशेषताएं हैं तो उसकी लिमिटेशंस भी ज़रूर होंगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसी अप्रोच की क्या लिमिटेशंस है, क्या सीमाएं हैं, यानी कि इसके अंदर क्या-क्या हमें कमियां देखने को मिलती है। तो इसकी पहली कमी ये है कि इसके अंदर निष्कर्षों को सामान्य बनाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर इस अप्रोच के अंदर जो स्टडी की जाती है वो छोटे समूहों पर आधारित होती है। तो इसीलिए इसके आधार पर जो हमने कंक्लूज़न निकाला तो उसको हम पूरे सोसाइटी पर अगर इम्प्लीमेंट करें तो वो पॉसिबल नहीं है, जो कि इसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। एंड इसकी जो सेकंड लिमिटेशन है वो ये है कि ये अधिक समय और अधिक लागत वाला है, यानी कि इसके अंदर टाइम और कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस अप्रोच के अंदर बेसिकली हम इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन और केस स्टडी जैसे मेथड्स का यूज़ करते हैं। और ये जो मेथड्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, क्योंकि इस मेथड के अंदर आप हर एक पर्सन से पूछोगे उसके क्या ओपिनियन है, वो इस बारे में क्या सोचते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लग जाता है। एंड इस अप्रोच के अंदर जो शोधकर्ता होता है यानी कि जो रिसर्चर होता है उसको लोगों के साथ लंबे समय तक काम करना पड़ता है। तो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा महंगा और समय लेने वाली एक पद्धति है, मेथड है। तो इसकी जो थर्ड लिमिटेशन वो है कि यहाँ पर जो निष्कर्षों की पुनरावृत्ति कठिन हो जाती है। इसका मतलब ये है कि आपने जो स्टडी कर ली, अगर आप उसी स्टडी को दोबारा करते हो तो आपको अलग आउटकम मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एरिया में गए पानी की समस्या को लेकर रिसर्च करने के लिए। अब आप वहाँ पर गए, वहाँ से लोगों से आपने बातचीत की और वहाँ पर आपने जो कंक्लूजन निकाला उसको आपने एक जगह नोट डाउन किया। अब आप 2-3 हफ्ते बाद दोबारा उसी एरिया में जाते हो उसी टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए। तो अब जो वहाँ के लोगों का जो ओपिनियन होगा, जो विचार होंगे, जो समस्याएं होंगी वो बदल चुकी होंगी, क्योंकि जो समस्याएं होती हैं, जो विचार होते हैं और जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सारी चीज़ें टाइम के साथ और सिचुएशन के साथ बदलते रहती है। तो ऐसे में जब आप दोबारा स्टडी उसी चीज़ की करोगे तो आपको अलग आउटकम मिल सकते हैं। तो इसीलिए इसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न उठते रहते हैं, जो कि इसकी एक बड़ी लिमिटेशन है। एंड आई होप अब आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इसके अंदर बेसिकली हमें क्या क्या पढ़ना था। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं इसके कंक्लूज़न के बारे में। तो अब कंक्लूज़न के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो मात्रात्मक दृष्टिकोण है, ये आंकड़ों को समझने में, और जो गुणात्मक दृष्टिकोण है ये बेसिकली लोगों के ओपिनियन को, उनके एक्सपीरियंस को समझने में मदद करता है। और दोनों ही मिलकर जो हमारी रिसर्च होती है उसको ज़्यादा प्रभावी और उपयोगी बनाते हैं। तो यहाँ पर होता है इसका आंसर ख़त्म। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसका जो आंसर है वो आपको हमारे PDF नोट्स में मिल जाएगा, तो इसका आंसर आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे आपके एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं उसके बाद आप इस वीडियो पर दोबारा आया कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको हमारी इस एनिमेशन वीडियो से कितनी हेल्प मिली और हमारे बताए गए क्वेश्चंस में थे कितने क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में एग्जैक्टली देखने को मिले। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए कि जैसे ही आपका ये एग्ज़ाम ख़त्म हो उसके बाद आपको क्या करना है। जैसे आप गेट से बाहर निकलते हो या फिर ट्रैवल करते हो मेट्रो में, रिक्शे में, बस में, ऑटो में, आप क्या कीजिए, इस वीडियो को दोबारा ओपन कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको हमारी इस एनिमेशन वीडियो से कितनी हेल्प मिली और कितने क्वेश्चन आए एग्जैक्टली जो हमने आपको बताया, क्योंकि आपका ये छोटा सा फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। और आपके यही छोटे छोटे फीडबैक हमें आगे की वीडियोस बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और इसके साथ ही अभी आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और आप एग्ज़ाम से कितने दिन पहले ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताया कीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो किस डेट को है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सिर्फ अपना एग्ज़ाम बताते हैं इस डेट को है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी एग्ज़ाम की डेट शीट कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए विद डेट, विद कंप्लीट एग्ज़ाम नेम, जिससे कि हम आपके लिए आगे की वीडियो अच्छे से बना सकें। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है
कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले यूनिट की तरफ। तो अब जो हमारा अगला यूनिट है, सेकंड यूनिट, जिसका नाम है शोध की संकल्पना। तो इस यूनिट से कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन बेसिकली साहित्य समीक्षा के ऊपर पूछे जाते हैं कि आखिर रिसर्च के अंदर साहित्य समीक्षा की क्या इंपॉर्टेंस है। तो अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस के अंदर बेसिकली हमसे यही पूछा जा रहा है कि जब हम अपना रिसर्च करते हैं तो रिसर्च करने से पहले हमें साहित्यिक समीक्षा करना क्यों जरूरी है, यानी कि लिटरेचर रिव्यू क्यों जरूरी है। देखिए मैं आपको बता दूं, लिटरेचर रिव्यू का मतलब होता है साहित्यिक समीक्षा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करनी है, फॉर एग्जांपल अगर आपको अलग अलग देशों की शासन व्यवस्था की तुलनात्मक अध्ययन करना है, उसके ऊपर रिसर्च करनी है, तो ऐसे में आप अपने रिसर्च को स्टार्ट करने से पहले जो पुराने विद्वानों के द्वारा जितनी भी रिसर्च की गई है आप उसको रिव्यू करोगे, उसको पढ़ोगे, सो दैट आपके अंदर एक कंसेप्ट बिल्ड हो जाए कि हमें किन किन टॉपिक्स को ध्यान में रखना चाहिए। तो ऐसे में आपने पहले जितनी भी किताबें पढ़ी उसका रिव्यू किया तो उससे आपको हेल्प मिलेगी अपने रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए, बेटर बनाने के लिए। तो इसीलिए जो रिसर्च रिव्यू है, जो लिटरेचर रिव्यू है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी रिसर्च के लिए। तो उसी के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आखिर लिटरेचर रिव्यू का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है साहित्यिक समीक्षा का रिसर्च के अंदर, यानी कि अनुसंधान के अंदर। तो चलिए बढ़ते हैं अब इसके आंसर की तरफ। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन लिखेंगे जिसके अंदर हम ये बताएंगे कि आखिर ये साहित्य समीक्षा यानी कि लिटरेचर रिव्यू का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, साहित्य समीक्षा यानी कि लिटरेचर रिव्यू का मतलब होता है किसी भी विषय पर पहले की गई पुस्तकों, शोध पत्रों और लेखों या अध्ययनों का अध्ययन करना। और ये शोधकर्ता यानी कि रिसर्चर को विषय की पूरी पृष्ठभूमि को समझने में मदद करता है, यानी कि उसके बैकग्राउंड को समझने में मदद करता है। और इसके माध्यम से ये पता चलता है कि पहले क्या शोध हुई है और अब आगे क्या शोध किया जाना चाहिए। तो इसीलिए साहित्यिक समीक्षा को किसी भी शोध यानी कि रिसर्च के लिए एक नींव माना जाता है, क्योंकि इसके बिना हम अपना जो रिसर्च है उसको बेटर नहीं बना सकते हैं। तो इसका मतलब वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि अपने रिसर्च को करने से पहले जो पुराने रिसर्च हैं, जितने भी रिसर्च पेपर्स हैं, पुस्तकें हैं, लेख हैं, समाचार पत्र हैं या फिर स्टडीज़ हैं, तो उनकी स्टडी करना ही क्या कहलाती है, लिटरेचर रिव्यू कहलाती है, साहित्यिक समीक्षा कहलाती है। जो कि अपने रिसर्च को करने से पहले उसका रिव्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी के बिहाव पर हम अपने रिसर्च को और बेटर बना सकते हैं, क्योंकि इससे हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और आइडियाज़ मिल जाते हैं अपने रिसर्च के लिए, जिसको हम अपने रिसर्च के अंदर शामिल कर सकते हैं। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंस के बारे में, यानी कि साहित्य समीक्षा के महत्व के बारे में। इसके अलावा अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इस राजनीतिक विज्ञान अनुसंधान में यानी कि पॉलिटिकल साइंस रिसर्च के अंदर इस लिटरेचर रिव्यू यानी कि साहित्यिक समीक्षा की क्या आवश्यकता है, तो भी आंसर आपका सेम ही होगा। वही सारे पॉइंट्स लिखने हैं आपको जो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो इसकी पहली इंपॉर्टेंस है कि इसके थ्रू हम विषय को और भी ज़्यादा गहराई से और अच्छे से समझ सकते हैं, यानी कि ये टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग को बेटर बनाता है, उसमें हमारी हेल्प करता है। तो मैं आपको बता दूं कि साहित्यिक समीक्षा यानी कि लिटरेचर रिव्यू से जो शोध करता है यानी कि जो रिसर्चर है वो अपने विषय के बारे में जानकारी मिल पाती है उसे, और वो ये जान पाता है कि उस विषय पर, उसी टॉपिक पर पहले किन विद्वानों ने अपने विचार दिए हैं, और इससे टॉपिक को समझना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इससे जो शोध करता है यानी कि जो रिसर्चर है वो बिना किसी कन्फ्यूज़न के अपने अध्ययन की शुरुआत कर सकता है, क्योंकि पुरानी स्टडीज से, पुरानी बुक से उसको एक आइडिया मिल गया कि उसको किन किन टॉपिक्स को उसके अंदर शामिल करना चाहिए। तो इसीलिए जो लिटरेचर रिव्यू है यानी कि साहित्यिक समीक्षा है वो विषय को गहराई से समझने में मदद करता है। तो इसके बाद इसकी दूसरी इंपॉर्टेंस है कि ये शोध समस्याओं की पहचान करने में मदद करता है, यानी कि ये रिसर्च प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो साहित्यिक समीक्षा यानी कि लिटरेचर रिव्यू है ये शोधकर्ता यानी कि रिसर्चर को ये समझने में मदद करता है कि विषय के अंदर कौन कौन सी समस्याएं अभी भी अनसुनी रह गई है। तो इससे जो रिसर्चर है वो अपने शोध के लिए, अपने रिसर्च के लिए एक सही समस्या का चयन कर सकता है। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं इसके तीसरे इंपॉर्टेंस के बारे में। तो इसका तीसरा इंपॉर्टेंस है पुराने शोध की जानकारी देना, यानी कि जो रिसर्च यानी कि जो लिटरेचर रिव्यू है ये बेसिकली जो प्रीवियस रिसर्च है उसकी नॉलेज प्रोवाइड करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था
किसी भी टॉपिक के ऊपर पहले से ही बहुत सारे अध्ययन यानी कि स्टडीज़ की जा चुकी होती है। तो जो साहित्यिक समीक्षा होती है यानी कि जो लिटरेचर रिव्यू होता है, ये उन सभी महत्वपूर्ण अध्ययनों की हमें जानकारी देता है, इन्फॉर्मेशन देता है। इससे जो शोधकर्ता है यानी कि जो रिसर्चर है, उसको पुराने निष्कर्षों और विचारों को समझने में मदद मिलती है। और इससे जो रिसर्चर है वो अपने टॉपिक के अंदर, अपने रिसर्च के अंदर वो पुराने और जो निष्कर्ष है, उनके जो विचार हैं, पुराने विद्वानों के जो रिसर्च के, तो उसको अपने शोध के अंदर शामिल कर सकता है। तो इससे जो रिसर्चर है उसकी जो रिसर्च है वो बहुत ज़्यादा बेटर बन जाती है। तो इसीलिए लिटरेचर रिव्यू यानी कि साहित्यिक समीक्षा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पुराने शोध की जानकारी हमें प्रदान करता है। तो इसके बाद इसकी जो अगली इम्पोर्टेंस है वो ये है कि शोध की दिशा तय करना। यानी कि ये जो लिटरेचर रिव्यू है, ये बेसिकली हमें रिसर्च की डायरेक्शन को सही डायरेक्शन देने में मदद करता है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो लिटरेचर रिव्यू है यानी कि साहित्यिक समीक्षा है, ये शोधकर्ता यानी कि जो रिसर्चर है उसको आगे बढ़ने का एक मार्गदर्शन प्रदान करता है कि आखिर जो रिसर्चर है उसको किस तरीके से अपना रिसर्च को कंप्लीट करना है और उसको किन किन टॉपिक्स को शामिल करना है, कौन कौन से मेथड्स को अपनाना है। तो लिटरेचर रिव्यू एक मार्गदर्शन प्रदान करता है, एक वे प्रदान करता है। तो साहित्यिक समीक्षा यानी कि लिटरेचर रिव्यू ये तय करने में मदद करता है कि कौन सा सिद्धांत शोध के लिए ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। तो ऐसे में जो रिसर्चर है वो अपने अध्ययन को सही दिशा में लेके जा सकता है और अपने रिसर्च के लिए अच्छी प्लानिंग बना सकता है। तो इसीलिए लिटरेचर रिव्यू यानी कि जो साहित्यिक समीक्षा है वो शोध को एक दिशा तय करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो इसके बाद इसकी जो पांचवी इंपॉर्टेंस है वो ये है कि जो साहित्यिक समीक्षा है यानी कि जो लिटरेचर रिव्यू है, ये बेसिकली हमारे रिसर्च के लिए सामग्री उपलब्ध कराता है, यानी कि रिसर्च मटेरियल प्रोवाइड कराता है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि साहित्यिक जो समीक्षा यानी कि लिटरेचर रिव्यू है, उसके दौरान जो रिसर्चर होता है, शोधकर्ता होता है, वो बहुत सारी पुस्तकों को, लेखों को और रिपोर्ट्स को पढ़ता है। तो ऐसे में उसको बहुत सारे रिसर्च मटेरियल मिल जाते हैं और ये जो मटेरियल होते हैं ये रिसर्चर को आगे अपनी रिसर्च को बेटर बनाने के लिए, उसको समझने के लिए, एक सही डायरेक्शन देने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मटेरियल प्रोवाइड करता है और ये उसके रिसर्च के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी भी होते हैं। तो इससे रिसर्चर की टाइम और मेहनत दोनों बचती है और इससे जो रिसर्च होती है वो ज़्यादा विश्वसनीय बनती है और निष्कर्षों को भी स्वीकारना अधिक आसान हो जाता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो लिटरेचर रिव्यू है यानी कि साहित्यिक समीक्षा है, वो शोध के लिए हमें मटेरियल यानी कि रिसर्च मटेरियल प्रोवाइड करता है। तो इसकी अगली इंपॉर्टेंस है कि ये राजनीतिक अवधारणाओं को समझाता है, यानी कि ये पॉलिटिकल कंसेप्ट को समझने में हेल्प करता है। तो मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर डेमोक्रेसी, स्टेट, पावर, जस्टिस जैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं और इन कंसेप्ट के ऊपर बहुत सारे विद्वानों ने, स्कॉलर्स ने अपने विचार दिए होते हैं अपने रिसर्च के अंदर। तो हम जब लिटरेचर रिव्यू करते हैं, इनके स्टडीज़ को पढ़ते हैं, तो इससे उन कंसेप्ट को समझना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो इससे किसी भी विषय को हम गहराई से समझ सकते हैं ईजिली और इससे जो हमारी रिसर्च होती है वो ज़्यादा प्रभावी बनती है, ज़्यादा इफेक्टिव बनती है, क्योंकि हमने एक कंसेप्ट के ऊपर अलग अलग विद्वानों के विचारों को समझा होता है। तो उसके बाद जब हम अपना रिसर्च बनाते हैं तो उसमें हम इन सभी विचारों के, इन सभी विद्वानों के जो विचार हैं उसको हम एक निचोड़ में अपने विचारों के साथ मिलाकर प्रेजेंट करते हैं। तो इससे जो हमारी रिसर्च होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव बनती है, ज़्यादा प्रभावी बनती है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो लिटरेचर रिव्यू है ये राजनीतिक अवधारणाओं को यानी कि पॉलिटिकल कंसेप्ट को समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इसके बाद इसकी अगली इंपॉर्टेंस है कि ये विद्वानों के विचारों को जानने में मदद करता है, यानी कि जो लिटरेचर रिव्यू है इसके थ्रू हम अलग अलग स्कॉलर्स के व्यूज़ को जान सकते हैं, समझने में मदद करती है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो अलग अलग विद्वान होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, वो एक ही टॉपिक के ऊपर अपने अलग अलग विचार रखते हैं। तो लिटरेचर रिव्यू यानी कि साहित्यिक समीक्षा इन सभी विचारों की जानकारी हमें देती है और इससे जो शोधकर्ता है यानी कि जो रिसर्चर है वो संतुलित दृष्टिकोण विकसित कर सकता है अपने रिसर्च के अंदर। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो लिटरेचर रिव्यू है ये बेसिकली बहुत सारे अलग अलग स्कॉलर्स यानी कि विद्वानों के विचारों को समझने में, उनके व्यूज़ पॉइंट को समझने में हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसके बाद इसकी अगली इंपॉर्टेंस है कि ये हमारे शोध की गुणवत्ता को बढ़ाता है, यानी कि हमारी जो रिसर्च की क्वालिटी है ये इसको इम्प्रूव करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। तो मैं आपको बता दूं कि अच्छी साहित्यिक समीक्षा यानी कि ये जो अच्छी तरीके से अगर हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो ये हमारी रिसर्च की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और इससे हमारे रिसर्च के अंदर गहराई और व्यापकता आती है और इससे जो शोध करता है यानी कि जो रिसर्चर है वो ज़्यादा प्रमाणित निष्कर्ष प्रेजेंट कर सकता है और इसीलिए लिटरेचर रिव्यू शोध की सफलता के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसकी अगली इंपॉर्टेंस है कि ये नए शोध के अवसर को पहचानने में मदद करता है, यानी कि ये आइडेंटिफाई करने में मदद करता है न्यू रिसर्च के टॉपिक्स को।
और इसके अलावा ये तुलनात्मक अध्ययन में भी सहायक यानी कि ये कंपैरेटिव स्टडीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो मैं आपको बता दूं कि साहित्यिक समीक्षा यानी कि लिटरेचर रिव्यू अलग अलग देशों और उनकी राजनीतिक व्यवस्थाओं की कंपैरिजन करने में, उनकी कंपैरेटिव स्टडी करने में हमारी मदद करता है, हमें इंफॉर्मेशन देता है। और इससे जो शोधकर्ता होता है यानी कि जो रिसर्चर होता है वो तुलना कर पाता है, कंपैरिजन कर पाता है अलग अलग देशों की, अलग अलग देशों के पॉलिटिकल सिस्टम की। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तुलनात्मक अध्ययन यानी कि कंपैरेटिव स्टडी पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये लिटरेचर रिव्यू इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। तो ये सभी थे लिटरेचर रिव्यू यानी कि साहित्यिक समीक्षा के इम्पोर्टेंस, इसके महत्व। तो आपके एग्जाम में इसके ऊपर 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर सिद्धांत और शोध के बीच में क्या रिलेशन है, क्योंकि आपके एग्जाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि आखिर थ्योरी और रिसर्च के बीच में क्या रिलेशन है और साहित्यिक समीक्षा किस प्रकार सिद्धांत की भूमिका निभाता है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर सिद्धांत और शोध के बीच में क्या रिलेशन है। तो मैं आपको बता दूं कि जो सिद्धांत है वो शोध को दिशा देता है। के बाद चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर शोध की गुणवत्ता के अंदर यानी कि रिसर्च की क्वालिटी के अंदर शोध समस्या का क्या योगदान है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है यानी कि शोध समस्या होती है, ये रिसर्च को एक सही डायरेक्शन प्रदान करती है। इसके अलावा ये रिसर्च को एक केंद्रित बनाती है और इसके अलावा ये जो शोध समस्या है ये उपयुक्त पद्धति को चुनने में मदद करती है कि हम कौन से मेथड का यूज़ करेंगे। तो इसको डिसाइड करने में शोध समस्या यानी कि शोध प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। और इसके अलावा ये विश्वसनीय निष्कर्ष प्रदान भी करती है। और इसके अलावा ये जो शोध समस्या होती है यानी कि रिसर्च प्रॉब्लम होती है, ये टाइम और रिसोर्सेज की बचत में भी मदद करती है, क्योंकि इसके थ्रू हम कम टाइम में जल्दी अपने रिसर्च को पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा ये शोध को काफ़ी ज़्यादा उपयोगी बनाती है और ये शोध की क्वालिटी को भी बेहतर बनाती है, जिससे कि नए ज्ञान का विकास में भी ये सहायता करती है। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं शोध प्रश्न के बारे में यानी कि रिसर्च क्वेश्चन के बारे में, कि आखिर इसका मतलब क्या होता है और आखिर इसको बनाने का क्या प्रक्रिया है। तो मैं आपको बता दूं कि शोध प्रश्न यानी कि जो रिसर्च क्वेश्चन होता है वो बेसिकली वो प्रश्न होता है जिसका उत्तर रिसर्चर को अपने अध्ययन के माध्यम से, अपनी स्टडी के माध्यम से खोजना होता है और ये शोध की दिशा और उद्देश्य को स्पष्ट करता है। और अगर अच्छा शोध प्रश्न बनाएगा तो उससे जो उसका अध्ययन है वो केंद्रित और व्यवस्थित बनता है और बिना शोध प्रश्न के शोध की दिशा तय करना काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो इसीलिए रिसर्च क्वेश्चन बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर हमें किस तरीके से शोध प्रश्न को बनाना होता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसको समझते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि शोध प्रश्न बनाने के लिए सबसे पहले हम एक उपयुक्त विषय का चयन करते हैं यानी कि टॉपिक का सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद हम साहित्यिक समीक्षा करते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि हम पहले किसी भी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करने से पहले हम उसी के टॉपिक पर जो विद्वानों के द्वारा बहुत सारे रिसर्च किए गए हैं उसकी स्टडी करते हैं यानी कि साहित्यिक समीक्षा करते हैं, लिटरेचर रिव्यू करते हैं, ताकि हमें उस सब्जेक्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो सके। इसके बाद हम समस्या की पहचान करते हैं और उसके बाद हम मुख्य शोध प्रश्न को तैयार करते हैं और उसके बाद फिर मुख्य प्रश्न को तैयार करने के बाद फिर हम सहायक प्रश्न को तैयार करते हैं और उसके बाद 6 नंबर पे हम क्या करते हैं, प्रश्नों को व्यवहारिक जांच करते हैं उसकी, और उसके बाद हम प्रश्नों को स्पष्ट और सीमित बनाते हैं और उसके बाद उसका अंतिम रूप हम देते हैं। तो यह है प्रोसेस रिसर्च क्वेश्चन बनाने का। इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं कि जब हम अपना शोध प्रश्न बनाएंगे तो उस समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये भी आपके एग्जाम में कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हमें स्पष्ट और सरल प्रश्न को बनाना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो हमारी रिसर्च हो वो इजी टू अंडरस्टैंड हो। इसके अलावा प्रश्न शोध योग्य होने चाहिए और इसके अलावा प्रश्न बहुत ज़्यादा व्यापक नहीं होने चाहिए और इसके अलावा प्रश्न को सामाजिक महत्व मिलना चाहिए, वो सामाजिक महत्व होना चाहिए उसके अंदर। और इसके अलावा पर्याप्त जानकारी भी उपलब्ध होनी चाहिए हमारे रिसर्च के अंदर और निष्पक्षता को बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा हमें समय और संसाधनों के अनुसार ही अपने रिसर्च के टॉपिक का चयन करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग उसकी स्टडी करनी चाहिए। तो यहाँ पर होता है इसका आंसर भी खत्म। के बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वो बेसिकली पूछा जाता है कि रिसर्च के अंदर यानी कि शोध के अंदर संदर्भ की क्या भूमिका होती है। जैसे आपने देखा होगा कोई सा भी रिसर्च तैयार किया जाता है तो उसके अंदर संदर्भ को जरूर लिखा जाता है, तो आखिर उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसके बारे में आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद जो हमारा 7वां क्वेश्चन है, इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हमारी स्टार्ट हो जाती है यूनिट नंबर 3।
अब जो यूनिट नंबर 3 है, उससे जो फर्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो बेसिकली यही पूछा जाता है कि पॉलिटिकल साइंस रिसर्च के अंदर अनुभवजन्य पद्धति की क्या विशेषताएं हैं, इसके ऊपर पूछा जाता है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में हर एक पॉइंट्स मिलने वाले हैं, तो आप बाकी के यूनिट को इसी तरीके से कर लीजिएगा पीडीएफ नोट से। देखिए टाइम बहुत कम है, कल ही आपका एग्जाम है, तो वीडियो बनाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप पीडीएफ नोट्स को अगर आप 1 से 2 बार भी पढ़ते हो तो आपको इजीली वो याद हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड और ईजी लैंग्वेज में मैं अपने नोट्स को बनाता हूँ। तो अगर आप इस पीडीएफ को पढ़ लेते हो तो आपके एग्जाम में यहीं से सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।